इस पर बात करते हैं। वफाकी वजीर बराए टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है और साथ में कैम्ब्रिज बरतानिया से हमें ज्वाइन किया है स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब। आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं और वहां पढ़ाते भी हैं। तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करते हैं। आपसे रब्ता भी बहाल नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इंसान को चांद पर ले जाना, वहां कॉलोनी बनाना और वहां भी वो भी एक प्राइवेट कंपनी, यानी कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट इदारे ही इसको बना सकते हैं, इतना बड़ा बजट, इस सारे प्रोसेस का असल मकसद क्या है? चांद पर कॉलोनीज बनाने का, इंसानों को ले जाने का फायदा क्या है, या इंसान को चांद पर भेजने का क्या फायदा है? डॉक्टर साहब देखिए, उससे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये नहीं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये खलाई मिशन लॉन्च कर रही है और एस्ट्रोनॉट्स को लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा रही है और वहाँ से फिर स्पेस स्टेशन में डॉक कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक बहुत तहलका अंगेज या बहुत रेवोल्यूशनरी बात है और शायद बहुत चेंज करने वाली बात है कि ये प्राइवेट कंपनी जो लॉन्च कर रही है वो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट्स हैं। मतलब ये लॉन्च होके फिर वही कार्गो और वो लोग जो ले जाएंगे वो उसी कार्गो के साथ ये वापस भी आ सकता है। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, ये एक नई चीज आपने बताई। फवाद चौधरी साहब आप मेरे साथ हैं। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, यानी इंसानी अकल का शाहकार होने जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या है और बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखिए, ये तो एक जो ग्रैंड कॉन्सेप्ट है, एक हमारा इंसान का, आप समझिए कि जो एक ड्रीम कम ट्रू है कि किसी वो वक्त आएगा जब हम दूसरे सियारों के ऊपर कॉलोनीज बना सकेंगे, जब हम सियाहत के लिए स्पेस में जा सकेंगे और आम आदमी जो है वो टिकट खरीद के दूसरे सियारों को जा सकेगा। ये एक जो ड्रीम कॉन्सेप्ट है, ये उस ड्रीम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया है। ये जो नासा ने और स्पेस एक्स का जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है और इसके नतीजे में जिस तरह से अभी याजान आपको बड़ी तफसील से बता रहे थे कि किस तरीके से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे जो स्पेस साइंसिस्ट हैं उनके ऊपर, जो स्पेस रिसर्च है उसके ऊपर और जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। इसके जो और इनके जो प्रोजेक्ट्स इसके साइडलाइंस में हैं उनमें इससे पहले इलॉन मस्क जो हैं वो छोटे सैटेलाइट्स जो हैं वो भेज रहे हैं, जिससे में जो कंपनीज हैं लाइक गूगल है, फेसबुक है, वो ये चाहते हैं कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के थ्रू दुनिया पे बीम किया जा सके, जो कि ना सिर्फ फ्री होगा बल्कि उसके नतीजे में आपकी जो सेंसरशिप है इंटरनेट के ऊपर वो और बहुत मुश्किल हो जाएगी या शायद नामुमकिन हो जाएगी। तो इस तरह के जो बड़े एक आप कहिए कि जो दुनिया की तब्दीली का एक जो सफर है जो साइंसदानों ने सोचा है उसकी तकमील की तरफ एक बहुत बड़ा जो है ये कदम। तो क्या पाकिस्तान भी कोई स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में कोई काम करने का इरादा रख रहा है या कोई प्लान कर रहा है? देखिए, हमारी तो बड़ी बदकिस्मती है, हमने तो अपना जो स्पेस प्रोग्राम है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और उस वक्त के सदर अयूब खान जब गए अमेरिका और नासा का उस वक्त उन्होंने दौरा किया, तो हमने अपना स्पेस प्रोग्राम तो 1959 में शुरू किया और 1962 में जब हमने अपना पहला रॉकेट रहबर लॉन्च किया था, उस वक्त इंडिया, चाइना तो इस सफर में दाखिल ही नहीं हुए थे। हमारी बड़ी बदकिस्मती हुई कि बाद में जहाँ पे बाकी सारे हमारे जो सफर है हमारा वो डाइवर्ट हुआ, कई रीजंस हैं, उसमें हमने अपना स्पेस प्रोग्राम भी जो है वो भी अपना कहीं हमारा जो है वो खो गया। अब दोबारा हम एक बहुत बड़ी एफर्ट करने जा रहे हैं, जो स्पार्को का हम एक चाइना के साथ एक हमारा ज्वाइंट प्रोग्राम है 2022 में, जो हमने अपना पहला खलाबाज स्पेस में भेजना है। हो सकता है कोविड की वजह से उसमें कुछ ताखीर हो जाए, लेकिन वो प्रोग्राम अब हमने हमारा इंटैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है स्पेस से मुतालिक, इससे एक बिल्कुल डिफरेंट होराइजन रिसर्च का खुल जाता है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी तमाम साइंसेस के ऊपर। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको बहुत अहमियत दी जाए और हम अपने स्पेस प्रोग्राम को बहुत शिद्दत से
जो है वो ले। मैं आपसे एक और सवाल करके मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। फवाद साहब, पाकिस्तान कई दिहाइयाँ दूर है, दुनिया चांद पर कॉलोनीज बनाने का प्लान कर रही है और पहली बार आपकी वजारत को सीरियस लिया गया है और ज़ाहिर क्रेडिट भी आपको जाता है, इसमें कोई शक नहीं। किस हद तक सीरियसनेस दिखाई जा रही है इस वजारत में? हम अगले 3 सालों में क्या कुछ करने वाले हैं या जब से आपने वजारत संभाली क्या कुछ नया हुआ है? लेकिन अभी तक तो हमने काफी जो चीजें हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया है। हमने R&D जो हमारी है उसकी सारी मैपिंग की है। बहुत बेसिक से मुझे शुरू करना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं था। अभी हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया है, कुछ अच्छे हम समझ कुछ जगहों के ऊपर हमारे यहाँ पेज वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो हमने MP1 स्केल्स में रिक्वेस्ट की PM साहब को, उन्होंने मेहरबानी की कुछ कर दिया। अगले 3 साल में जो हमारे 2-3 बड़े एम्फेसिस हैं उनमें जो सबसे बड़ा एम्फेसिस है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का होगा। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसको हम बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दें। वो हम एक डिटेल प्रोग्राम देके आ रहे हैं। $11 बिलियन की तकरीबन हम रिप्लेसमेंट चाहते हैं अपने पोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की, वो हम इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी चल रही हैं, एक इंशाल्लाह पाइपलाइन में है। वो अगले चंद दिनों में मैं रिवील करूंगा अपना 3 साल का प्रोग्राम और 7 साल का प्रोग्राम। ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा सर कि मैं किसी दिन आपसे 1-to-1 पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन करूँ और उसके साथ बात करूँ। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा जरा। फवाद साहब, एक और सवाल मैंने आपसे करना है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल को, डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि ये रीयूज़ हुई है टेक्नोलॉजी, ये जो क्राफ्ट्स हैं ये रीयूज़ हुए हैं, ये क्या बात है डॉक्टर साहब? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है जी। मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी थी, मतलब जो हम लॉन्च करते थे वो हमें वापस नहीं मिलता था। किसी न किसी तरह से हम उस कैप्सूल से वो क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आते थे। जो कार्गो होता था और जो स्पेसक्राफ्ट्स होते थे वो ज़ाया हो जाते थे। ये जो टेक्नोलॉजी है जो स्पेसएक्स के पास है और जो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, जो फैल्कन 9 है या फिर जो ड्रैगन इनका वो है स्पेसक्राफ्ट है, कैप्सूल है जिसमें ये लोग एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को लॉन्च करेंगे, कार्गो को वहां तक ले जाएंगे, ये रीयूजेबल हैं मोस्टली। मतलब इनमें से जो भी हम ऊपर भेजेंगे वो फिर हम वापस ले आ सकते हैं। इससे स्पेस की एक्सप्लोरेशन का जो कॉस्ट है ना वो सिग्निफिकेंटली नीचे आता है। इसमें बहुत सारी जो मतलब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में जो मेन रोल अदा कर रहा है वो मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं और जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं कि वर्टिकली उनको जो मतलब स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनको और दोबारा लैंड करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि मून के ऊपर कॉलोनीज बनाई जा रही है या इसका प्लान है, और मार्स मिशन की भी बात हो रही है। ये कॉलोनीज बनाना, इसके पीछे क्या हिकमत अमली, यानी ये क्यों कॉलोनीज बनाई जा रही है, क्यों सोचा जा रहा है? देखिए, जब स्पेस रिसर्च की बात करते हैं तो ये एक ओपन ग्राउंड है। मतलब वहां पर स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं जिनका क्लैरिटी किसी को नहीं है। हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस एस्टिमेशन से बात करते हैं। कोई कहता है कि चांद के ऊपर ये है तो कोई कहता है मार्स के ऊपर ये है। वो सारी कैलकुलेशंस हैं, जाहिर सी बात है अप्रोक्सीमेशंस हैं। साइंटिस्ट किसी न किसी तरीके से उन कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, लेकिन वो सारी बातें कंक्लूसिव नहीं है। आप देखें, बहुत रिसेंटली तक ये नहीं मालूम था कि चांद के ऊपर पानी है, और आप कह रहे हैं कि जो रेगुलेट है चांद के ऊपर, जो चांद की मिट्टी है रेगुलेट, उसके नीचे सारा आइस है। आइस तो फिर पानी है। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था अब तक का कि कॉलोनाइजेशन के लिए वो ईंधन का था। अब अगर पानी है और वहां पर डायरेक्ट सनलाइट है तो पानी को आप हाइड्रोजन में तब्दील कर सकते हैं, जो कि एक ईंधन है। यानी किसी आज से 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद या 50 साल बाद, हम ये देखेंगे कि वहां पर इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, घर बने होंगे लोगों के, वहां जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये मकसद है। ये हमारी लाइफ टाइम में भी हो सकता है। और जहां तक कॉलोनाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, मून पे तो देखें इंसान जा चुका है, चांद पे। मुझे तो लगता है कि शायद मार्स पे भी इंसान कॉलोनाइज कर सके। जो सबसे बड़ा जो वहां पर प्रॉब्लम है अभी तक का वो रेडिएशंस का है कि आप जो गैलेक्टिक रेडिएशंस जो आती हैं दूसरे गैलेक्सीज से, उनसे आप कैसे मतलब बचें। तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आप जैसे देखें कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है जो कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड उस एटमॉस्फेयर को तश्कील देती है, और उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं।
आप मार्स की बात करें या चांद की बात करें तो वहां पर वो एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस हैं और ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं कि आप आर्टिफिशियली भी एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी सैयारे के किसी प्लैनेट के गिर्द आप खुद बना सकते हैं, और अगर आप उस चीज को बना सकते हैं, ऐसी इंडिकेशंस हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि वहां पर भी वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो जमीन के ऊपर है वो वहां पर भी होगा। जो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एक एबंडेंस है फिर वो वहां पर भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो फिर कॉलोनाइजेशन इज क्वाइट पॉसिबल। डॉक्टर साहब, मार्स मिशन की बातें हो रही हैं, यानी हम मून से निकल गए, यानी लोग जा चुके हैं, अब उसके करीब पर ये भी नहीं सोचा जा रहा था कि कॉलोनीज बनेंगी। अब मार्स मिशन की बातें हो रही हैं, इस पर अभी तक क्या रिसर्च या काम हो चुका है? क्या वहां भी नई कॉलोनीज बनाने का सोचा जा रहा है? देखिए, सोच जैसे कहते हैं कि आपको हमेशा एम्स हाई रखने चाहिए, और रिसर्च में जब भी आप एम करते हैं तो आप ऐसा चैलेंज उठाते हैं जो कि आम इंसान को या आम तौर पे वो इम्पॉसिबल समझा जाता हो, लेकिन साइंटिफिकली एविडेंसेस हों कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब साइंटिफिकली तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन हो या चांद पे कॉलोनाइजेशन की जाए, और लोग तो टाइटन की बात कर रहे हैं जो कि मार्स से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो ये जो चीजें हैं ये साइंटिफिकली आप अगर साइंस की रूह से सोचें तो इनकी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप आम फहम की बात करें तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। वेरी राइट। फवाद साहब, आप मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा अहम काम पाकिस्तान में, फवाद साहब, सबसे बड़ा अहम काम तो बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा करना है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ उन्हें पाकिस्तान में ही प्लेटफॉर्म मुहैया करना है फवाद साहब। लेकिन रिसर्च वर्क पाकिस्तान का ना तो मेयारी है और ना ही यहाँ की इजादात को उस तरह से कोई पजीराई मिलती है, और प्लेटफॉर्म तो हरगिज कहीं दिखाई नहीं देता। फवाद साहब, इसके लिए क्या काम हो रहा है? ये मैं एक सेकंड बाद आता हूँ। एक जो अभी आपने सवाल पूछा था ना, और जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये रीयूजेबल है और दोबारा जा सकता है, इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला जो स्पेस में बना हुआ है वो स्पेस डेब्रे है। जो रॉकेट्स भेजते हैं वहां पे तबाह हो जाते हैं, उनके टुकड़े जो हैं वो खला में जो है वो रह जाते हैं, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो उन रॉकेट्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए जो भेजे जाते हैं, और फिर जाहिर है कि वो जमीन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त इंडिया ने जो अपना स्पेस प्रोग्राम बनाया वो चूंकि उन्होंने बिल्कुल अपना उसमें केयर नहीं की, और जो चंद्रयान था या जो बाकी सैटेलाइट्स थे उनके, वो अब बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उसके जो हमारा जो स्पेस डेब्री है उसमें वो उन्होंने बहुत इजाफा किया है इंडिया ने, और अपना इररिस्पॉन्सिबल जो प्रोग्राम चलाया उसकी वजह से। लेकिन ये जो प्रोग्राम अभी ये स्पेस एक्स जो है, इसमें जो सबसे बड़ी एक इनोवेशन जबरदस्त चीज है वो यही है कि ये ना सिर्फ ये रॉकेट, ये गाड़ी जो है ये एक दफा जाके वापस आएगी, बल्कि दोबारा यूज हो सकेगी। और इसीलिए इसमें एक बहुत बड़ी खर्चा भी बहुत बड़ा इसमें बचा है, और रीयूजेबल होने की वजह से ये जो हम बात कर रहे हैं कि इससे आपका स्पेस टूरिज्म और लोगों को लाना ले जाना, ये सारे काम हो सकेंगे, उसकी एक बहुत बड़ा तरफ ये कामयाबी है। यहाँ तक पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे इसकी कई वजूहात है। 1980 में जब अफगानिस्तान में मामला शुरू हुआ तो उस वक्त हमने अमेरिका और बाकी जो उस वक्त सारे अलायंस थे उनके कहने के ऊपर हमने मदरसे तो बहुत बना दिए। तो उस वक्त हमें ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, हार्वर्ड का, येल का, इनके कैंपसेस भी बनाए, MIT का। अगर हम उस वक्त ये कहते तो वो चीजें यहाँ पे बन जाती हैं, और आज हमारी HR जो है वो कहाँ पे होती। अब 1980 की दहाई में हमने ये गलती की कि हमने वो नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में तो हम जब ये बहस कर रहे हैं कि चांद देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, अब ये मज़हक़ खेज़ बात है ना कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में हम ये बहस कर रहे हो, लेकिन ये बहस चल रही है अब। तो इसलिए जब तक जो है वो हम अपने लोगों को डेवलप नहीं होंगे, चीजें आगे नहीं जा सकती। और डेवलप आप होते हैं एजुकेशन से। अब इंशाल्लाह ये जो मैं 3 साल का अपना प्रोग्राम ला रहा हूँ, इसमें हमारा यही इरादा है कि हम 16 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएंगे, और 30 कॉलेजेस जो है उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएंगे टू स्टार्ट विद, और फिर 7 साल में हम इस तरह से
इसको अपना मामले को बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर है हमने अपनी यूनिवर्सिटीज को, स्कूल कॉलेजेस को और स्पेशली कॉलेजेस को वो हमने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। वो एक लंबी अब एक हमारी एफर्ट है और वो हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ब्लेस यू फॉर दिस। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के लिए? आप तो पाकिस्तान में पढ़े हैं, वहाँ कैम्ब्रिज में पढ़ा भी रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान और वहाँ होने वाली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काम है, किस हद तक और क्या फ़र्क है? आपको क्या नज़र है, क्या होना चाहिए जिससे हम उनके करीब पैरेलल आके खड़े हों? देखें, जो हमारा जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है उसमें बहुत सारी कमी पेशियां हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो माइंड्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यही लोग you are sitting over there and teaching over there, you're a brilliant brain of Pakistan. There are many people, here and elsewhere, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिसर्च में देखें, रिसर्च की ब्यूटी क्या है कि आप जो काम दुनिया में हो रहा होता है आप उस पर बिल्ड करते हैं, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते। अगर हम पाकिस्तान में अभी कोई काम करेंगे, अगर आप देखें, आप उन्हीं रिसर्चर्स को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप जैसे कि फौज साहब बात कर रहे हैं कि वो 16 यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो हो तो जो माइंड्स हैं वहां पर, दे आर कैपेबल इनफ कि वो जो दुनिया में काम हो रहा है उस पर बिल्ड करें, compete कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर स्पेस एक्स वो चीजें बना रहा है तो वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील ना। वो चीजें जो बना रहे हैं वहां पर उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम आगे की चीज सोच सकते हैं, आगे कोई चीज कर सकते हैं। अब देखें, स्पेस एक्स चीजें बना रही है, आपको पता है जो उनके जो टैंक्स बनते हैं, ये जो फैल्कन वगैरह के जो स्पेस क्राफ्ट के, वो लिथियम एल्यूमिनियम उसके एलॉयज के हैं। लिथियम के सबसे बड़े ज़खायर तो हमारे पास हैं, अफगानिस्तान में हैं या फिर यहाँ पर बलूचिस्तान में शायद हो, तो हम उनको क्यों बरोकार नहीं ला सकते? डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं मजीद आपसे बात करूं, और मैं चाहूंगा कि किसी दिन प्रोग्राम डिजाइन करके आपसे स्पेशली बात करूं। फवाद चौधरी साहब, आपने मेरे मसरूफ थे, उसमें से टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। आपने पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमने ज्वाइन किया। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।